Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is land and sea breeze. इसके अंदर के क्वेश्चन ये बनते हैं, why does sea breeze blow during the day? Why does land breeze blow in the night? कि रात के वक्त लैंड ब्रीज किस तरीके कैसे क्यों चलती है और दिन के टाइम पे सी ब्रीज जो है ना, इसकी लॉजिक यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एंड सी ब्रीज आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन की वजह से पॉसिबल है। ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली देन द अर्थ। कि अगर दिन का टाइम हो, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, किसी समंदर के किनारे पे हम हो ना, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सैंड या मिट्टी वगैरह होती है समंदर के किनारे, वो बेटा बहुत ज़्यादा दिन के टाइम पे गर्म हो जाती है, जबकि समंदर के पानी में पाँव रखें तो वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। इट इज़ because the specific heat of land is much smaller as compared to water. अगर इस डायग्राम के अंदर हम ये देखें कि ये जिसको मैंने टिक किया है, ये आपका बेटा ये ज़मीन है हमारे पास, लैंड, और ब्लू कलर के अंदर ये हमें सी नज़र आ रहा है। जो लैंड है ना, इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट लैंड की होती है जो लो, और वाटर की लैंड की निस्बत होती है स्पेसिफिक हीट हाई। स्पेसिफिक हीट को अगर समझना हो तो इसके लिए सिंपल ये होता है कि जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट हमारी ये लो होती है, जब सूरज मौजूद हो, यानी सेम टेम्परेचर अगर अवेलेबल हो लैंड और सी दोनों को, तो उन दोनों में से जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी उसका टेम्परेचर तेज़ी से अप जाएगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो उसका टेम्परेचर स्लोली अप होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में, चूंकि यहाँ पे बताया गया कि लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है और सी वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो जब सूरज की रोशनी दोनों एरियाज पे पड़ेगी, लैंड पर और ये सी पर, तो चूंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है, लिहाजा इसका टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से हाई होगा। तो अगर हम कंपेयर करें तो डे टाइम पे लैंड जो है ना, उसका वहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा, तो पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, उस वक़्त भी हम फील कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो एरिया ज़्यादा हीट अप होता है, वहाँ से एयर हीट अप होकर ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। तो जब लैंड एरिया से आप डे टाइम पे देखेंगे कि लैंड जो कि ज़्यादा गर्म हो गई है और उसके सरफेस के ऊपर से एयर अपवर्ड मूव करना शुरू हो गया है, तो इस जो डेफिशिएंसी ऑफ एयर है, इसको पूरा करने के लिए सी की तरफ से, यानी समंदर की तरफ से एयर आएगी उस कमी को पूरा करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो मतलब हवा जब समंदर की तरफ से लैंड की तरफ मूव करती है, तो इसको हम सी ब्रीज कहते हैं, और ये बहुत ठंडी हवा जो है वो होती है, इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। लेकिन अगर दूसरी डायग्राम में अगर आप आ जाएं, तो इसमें रात के टाइम पे, फॉर एग्जांपल रात का इस वक्त जो है ना, रात 12, 1, 2 बजे का, 3 बजे का टाइम है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सिचुएशन वही बनती है कि लैंड की स्पेसिफिक हीट लो और वाटर की स्पेसिफिक हीट होती तो हाई ही है। लेकिन जब रात के टाइम पे
ठंडक होती है, सूरज नहीं होता, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसकी स्पेसिफिक हीट लो हो, उसकी कोल्डनेस के अंदर भी इजाफा, यानी वो ठंडी चीज़ भी बहुत जल्दी हो जाती है। और जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो, उसके टेम्परेचर में कमी भी बहुत कम होती है। तो रात के टाइम पे ज़मीन जो है वो ज़्यादा मतलब कोल्ड हो जाती है एज़ कंपेयर टू सी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर रात को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि समंदर ज़्यादा गर्म, उसका टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है, और ज़मीन जो है रात के टाइम पे ठंडी हो जाती है। तो अब इस डायग्राम के अंदर देखेंगे कि जब समंदर का टेम्परेचर हाई है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो ऐसी सिचुएशन में जो हॉट एयर्स हैं वो ज़्यादा मूव होंगी अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी। तो अगर सरफेस ऑफ सी के ऊपर से एयर ज़्यादा मिकदार के अंदर अपवर्ड मूव करेगी, तो ऐसी सिचुएशन में इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एयर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी। तो इस तरीके से जब लैंड से सी की तरफ ये एयर चलना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। और ऐसी मतलब जो है ना सिचुएशन के अंदर जो समंदर के किनारे बंदे खड़े होते हैं, वो उनको शदीद गर्मी महसूस होती है, क्योंकि जब ये लैंड ब्रीज चलती है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है, और वो गर्म इलाकों से एयर आकर समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो ये था। अब हम थोड़ा सा उधर से रीड करते हैं इसका। द एयर, यहाँ से टिक मैंने किया है, द एयर अबव द लैंड गेट्स हॉट एंड राइजेज अप, क्योंकि इसकी डे टाइम की बात है कि सूर्य की रोशनी में इस ये जो लैंड है इसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट तो कम हुई। कोल्ड एयर फ्रॉम सी बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स लैंड एज इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम। इट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। ये तो हमारा सी ब्रीज का कंप्लीट हो गया। इसका शार्ट भी बन सकता है कि व्हाट इज़ सी ब्रीज। तो इसके लिए हम ये मतलब जो है ना लिख सकते हैं शुरू से लेके तो यहाँ तक। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी, therefore air above the sea warmer rises up and cold air from the land begins to move toward the sea as illustrated in figure। इस फिगर को जो है आप ए का नाम दे लें और इस फिगर को आप बी का नाम दे लें, तो ये हो जाएगी हमारी फिगर ए और ये हमारी हो जाएगी फिगर बी। तो ये लैंड ब्रीज के लिए हो गया। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि व्हाट काजेस अ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर। ये जो डायाग्राम्स के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है ना ग्लाइडर्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये काफ़ी देर एयर के अंदर जो है ना विदाउट एनी इंजन या इनमें कोई भी फोर्स इनके पास मौजूद नहीं होती, सिर्फ एयर की वजह से ये मूव करते हैं। तो इनका ज़्यादा देर एयर के अंदर मूव करते रहना या उठते रहने की रीज़न जो है वो बेसिकली क्या है, उसको बताने के लिए अ ग्लाइडर सच एज को रहने दें इसकी फोटोग्राफ को। अ ग्लाइडर लुक्स लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन। इसमें इंजन नहीं होता, एक एरोप्लेन की तरह का ही होता है। ग्लाइडर पायलट use upward movement of hot air currents due to convection of air. These rising currents of hot air are called thermals. Gliders ride over these thermals. The upward movement of air current in the thermal help to stay in air for a long period. जाहिर बात है कि इसमें अगर देखा जाए तो जब ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी डे टाइम पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ से एयर अपवर्ड को मूव करना शुरू करती है।
जितनी ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होगी उस हिसाब से एयर ज़्यादा हीट अप होकर तेज़ी से अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाती है। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर होती है ओनली ड्यू टू कन्वेक्शन, ये इस ग्लाइडर के ऊपर इफेक्ट करती है, और जब एयर ग्लाइडर को अपवर्ड की तरफ पुश करती है तो ये काफ़ी देर तक जो है ना ग्लाइडर के लिए हेल्पफुल होती है, और काफ़ी ज़्यादा वो टाइम जो है वो उड़ते हुए गुजार सकते हैं। लेकिन अगर सर्दियों के अंदर देखा जाए तो उस वक्त जो है ना हॉट एयर इतनी स्पीड से अप नहीं आती, लिहाजा ये ग्लाइडर जो है ना बहुत जल्द घूमते हुए ज़मीन की तरफ आ जाती है। नेक्स्ट हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। इनकी भी सिचुएशन बिल्कुल एग्जैक्टली ग्लाइडर्स की तरह ही होती है कि जब ज़मीन के ऊपर गर्मी पड़ती है तो हॉट एयर जो है ना स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इसकी वजह से वो थर्मल्स उनको कहते हैं कि वो एयर लेयर्स जो होती हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बड़े जिनके पर होते हैं वो बर्ड्स जो हैं जब इन थर्मल्स के ऊपर जाते हैं तो वो अपने परों को फड़फड़ाना बंद कर देते हैं, बस जस्ट ओपन देयर जो फीदर्स हैं। तो उसके बाद इन थर्मल्स के ऊपर वो स्टे करते हैं तो ऑटोमेटिक उनको नीचे से अपवर्ड फोर्स मिलती है, और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए वो वहाँ पर उस पर उड़ते रहते हैं उन थर्मल्स की वजह से। तो इसका जो चार्ट है लिखा हुआ है द बर्ड्स स्ट्रेच आउट देयर विंग्स एंड सर्कल in these thermals. The upward movement of air helps birds to climb up with it. Eagles, hawk, vulture are expert thermal climbers. ये इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि ये अपने विंग्स को फैलाकर थर्मल्स का बेनिफिट लेकर बहुत दूर दराज के इलाकों तक ये सफ़र करते हैं। After getting a free lift, birds are able to fly for hours without flapping their wings. They glide from one thermal to another and thus travel through large distance and hardly need to flap their wings. तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है कि किस तरीके से बर्ड्स जो है ना वो अपने विंग्स को फ्लैप किए बगैर काफ़ी देर तक हवा में उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो रेडिएशन है। तो इसमें जस्ट जो है ना डिफाइन radiation. Radiation is the mode of transfer of heat from one place to another in the form of waves called electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मटेरियल मीडियम यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम के अंदर से भी आसानी से चल सकती हैं। तो इस फॉर्म के अंदर रेडिएशन जो है ना ये चलती हैं और हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 9 में से मोस्टली आते हैं। तो इसके अंदर जो हमारी ये 3 हेडिंग्स हैं उसका लिखा हुआ है कि यहाँ से शुरू करें। द रेट एट विच radiations are emitted depends upon various factors such as ये कलर and texture of surface, surface temperature and surface area। तो इसका क्वेश्चन जो होगा ठीक है जी वो शार्ट वाला on which factors does rate of emission of radiation depends। तो ये हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा।
कि इसके ये यहाँ से इसका इधर तक जो है ना हम इसका निशान लगा लेते हैं। इसमें कलर एंड टेक्सचर का मतलब ये होता है कि कलर किसी चीज़ का जितना डार्क होगा, अगर उसको हीट अप करते हैं तो जितना कलर डार्क होगा उसमें से जो रेडिएशन हैं ज़्यादा निकलेंगी। यानी ब्लैक कलर जो है ना उसमें से रेडिएशन ज़्यादा निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर क्लॉथ जो होता है या कलर कोई भी हो। सरफेस टेम्परेचर ये है कि अगर दो ब्लैक लेट्स सपोज कलर की सरफेस हैं, एक का टेम्परेचर 10 है दूसरे का 50 है, तो हमें पता होना चाहिए कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेम कलर जो होते हैं उन दोनों में से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें से ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगे। और एक मतलब जो है ना ब्लैक कलर का एक छोटा सा पीस कपड़े का हो और एक बड़ा कपड़े का पीस हो, वो अगर जो है ना उनको सेम टेम्परेचर मिले, थोड़ी देर धूप में रखें उनको और फिर उनको बेशक छाँव में ले आएं, तो हम देखेंगे कि उनमें से जो ज़्यादा जिसका कपड़े का एरिया होगा उसमें से ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी। तो ये भी हमारा एक शार्ट जो है ना मुकम्मल हो। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दो शार्ट क्वेश्चंस हमारे पास और बनते हैं। इनमें से एक है नंबर 1, इसका लिखा व्हाई डज अ कप ऑफ टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। और सेकंड शार्ट जो है ये है व्हाई डज अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये शार्ट क्वेश्चन आंसर जो शार्ट क्वेश्चन जो है ना 1 इसका आंसर है और सेकंड के अंदर जो है ना ये सेकंड का आंसर है। इसमें से वेरियस सरफेस कैन कंपेयर्ड बाय लेज़ले क्यूब ये इसमें से निचले टॉपिक के साथ रिलेटेड है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होगी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज कप ऑफ हॉट टी बिकम कूल्ड आफ्टर सम टाइम। कि अगर चाय का कप ला के कमरे में रखते हैं थोड़ी देर के बाद आपको पता है कि वो गर्म नहीं रहता बल्कि ठंडा हो जाता है। इसकी रीज़न ये बताइए कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स लाइंग इनसाइड द रूम इंक्लूडिंग वॉल रूफ फ्लोर ऑफ द रूम आर रेडिएटिंग हीट, however they are also absorbing heat at the same time. When temperature of an object is higher than its surrounding, यानी कप ऑफ टी अगर रूम में रखा हो तो उसका टेम्परेचर हायर है, बाकी दीवारें छत वगैरह का टेम्परेचर कम है। तो जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उसमें से ज़्यादा रेज निकलती हैं और कम अब्जॉर्ब होती हैं। और जिन चीज़ों का टेम्परेचर बेटा कोल्ड होता है वो जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं हीट को और कम को वो एमिट करती हैं। तो यहाँ से दोबारा मैं पढ़ने लगा व्हेन temperature of an object is higher than the surrounding then it is radiating more heat than it is absorbing. As a result its temperature goes on decreasing till it becomes equal to its surroundings. इसको यहाँ तक जो है ना क्लोज कर लेते हैं। इस शार्ट में सिंपल सा जो बताने की बात बताएगी वो ये है कि कप ऑफ टी अगर कमरे में लाकर रखा जाए तो चाय का वो गर्म कप उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा हो वो हीट ज़्यादा उसमें से रेडिएशन ज़्यादा निकलती हैं और कम आकर उसमें चाय के कप में अब्जॉर्ब होगी। जबकि दीवारें या रूम जो है अगर वो ठंडा है एज़ कम्पेयर टू कप ऑफ टी तो वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और लेस एमिट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कप की हीट दीवारों को का रूम एयर को और ये इस तरीके से जो है ना ट्रांसफ़र हो जाती है और चाय का कप ठंडा हो जाता है। दूसरा चार्ट व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लोअर देन इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज रेडिएटिंग लेस हीट देन it is absorbing. As a result its temperature goes on increasing till it become equal to the surrounding. इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रूम है उसके अंदर हम मतलब जो है ना कोल्ड ड्रिंक जस्ट लाइक एक ये कोका कोला जो है या पेप्सी की बॉटल ला के रखते हैं
बहुत ज़्यादा ठंडी है तो रूम में रखेंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉटल का टेम्परेचर कम है, तो रूम का टेम्परेचर, रूम जो है उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो रेडिएशन ज़्यादा एमिट करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा। जबकि बॉटल जो कि कोल्ड स्टेट के अंदर मौजूद है वो रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और कम एमिट करेगी। तो अल्टीमेटली इस सिचुएशन के अंदर हीट स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है जी, फ्राम एन जो रूम की इन्वायरमेंट है वहाँ से बॉटल्स की तरफ चलती है, और थोड़ी देर के बाद बॉटल का टेम्परेचर भी रूम के टेम्परेचर के बराबर, यानी बॉटल गर्म हो जाती है। तो ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम पीछे जितना हमने पढ़ा है आपने इनको अच्छे तरीके से पहले याद करना है, और जब आप याद कर लें तो उसके बाद आपने अपने नोटबुक्स के ऊपर फिजिक्स के इसको नोट कर लेना है।